हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हो आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो जैसा कि आप लोगों के सामने अभी ये न्यूज़ आ चुकी होगी कि एमपी सिविल जज की जो एक एसएलपी लगी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वहाँ पर जो चीफ जस्टिस हैं और उनकी जो बेंच है, वहाँ पर उस जो बेंच है उन्होंने यह जो एसएलपी है जो कि खारिज कर दी गई है। एसएलपी किस रिगार्डिंग लगी थी कि जो 70% जो मार्क्स है वहाँ पर आप इसको हटाइए, यहाँ पे अमेंडमेंट कीजिए। नॉर्मली 70% जो मार्क्स होते हैं, अगर एलिजिबिलिटी में अगर आप देख रहे हैं तो ये कहाँ तक सही है, क्योंकि नॉर्मली अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो मेरी जो कॉलेज में जो टॉपर थे उनके भी 70% नहीं थे। 65 और 66 में भी इतना ही उनका टारगेट था। ओके, वहाँ पर भी वो टॉपर नहीं थे। और जो ये भी है कि जो मेरे साथी थे, कई सारे मेरे साथी थे जो कि जनरल कैटेगरी में थे और उनके इतने मार्क्स भी नहीं थे। 65 से भी कम जिनके मार्क्स थे वो आज अच्छे एक पोस्ट पर है, मजिस्ट्रेट की पोस्ट पर है। तो ये देखिए, ये तो एक एक्सपीरियंस वाली चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर करी है। बात करते हैं एमपीसीजे की। एमपीसीजे के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है उसने अगर ये न्यूज़ दी है तो देखिए ये एक बैड न्यूज़ है। क्योंकि यहाँ पर अगर हाई कोर्ट में चीज़ें जाती है तो हमारे पास ऑप्शन रहता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हम वहाँ पर ये चीज़ याचिका डालेंगे, क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय अगर कोई भी जजमेंट देता है तो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं वो उस जजमेंट पे बाउंड उनको होना पड़ता है। अगर हम कुछ रिव्यूज़ होते हैं, एसएलपी होती है, इनके थ्रूज वहाँ पे हो सकता है कुछ अमेंडमेंट्स हो जाए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है, टफ प्रोसेस होता है। मेनली होता क्या है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आ जाता है। अभी सेकंड टाइम यहाँ ये चीज़ जो है एमपीसीजे के लिए आई है, तो अब ये मान के चलिए कि जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो फिक्स है, यहाँ पे कोई भी बदलाव किसी भी तरह से होने वाला नहीं है। एमपीसीजे के लिए जो भी तैयारी कर रहे थे अभी तक, जिन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ तैयारी करी है, 2-3 अटेम्प्ट वहाँ के दे भी दिए, अब जो है उनकी सिचुएशन ऐसी है कि उनको बहुत अच्छी तैयारी है। लेकिन उनके साथ एक चीज़ की दिक्कत यहाँ ये आ चुकी है कि अभी पिछले इतने सालों से वो अगर तैयारी कर रहे हैं तो उन्होंने यहाँ पे 3 साल वाला अपना एक्सपीरियंस नहीं लिया है। अब जो है उन्होंने हो सकता है किसी ने अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया होगा, हो सकता है किसी ने मेंबरशिप भी नहीं ली होगी, और यहाँ पर ये भी है कि आपके हो सकता है 70% मार्क्स भी नहीं है, हो सकता है आप जो है 68% वाले हो, 69% वाले हो। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोलता है कि अगर आप 70% वाले हो तभी आप एक जज बनने के लायक हो एमपी में। तो अब बात कर लेते हैं ये इसी के रिगार्डिंग हम बात करेंगे किस तरह से ये जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे इसको फिक्स किया गया है। सबसे पहले जब यहाँ पे ये चीज़ आई थी, देखिए वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं हर एक चीज़ यहाँ पे कवर नहीं कर सकती। मैंने सारा कुछ कवर किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने चैनल पे वीडियोस यहाँ पे बनाए हुए हैं। एमपीसीजे के लिए मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं, आप जाके चेक कीजिए, वहाँ पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, हर एक चीज़ को अच्छे से बताया है कि यहाँ पे जो है स्टार्टिंग से क्या हुआ था, किस तरह से चीज़ें कोर्ट में जाती है, फिर वहाँ से क्या जजमेंट आता है। लेकिन अब बात करते हैं हम इस वीडियो में, तो यहाँ पे एक एसएलपी लगी थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लगी थी। इससे पहले जो है 70% जो सबके लिए आए थे, तब भी एमपी हाई कोर्ट में यहाँ पे एक याचिका लगी थी, जहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट में वापस ये चीज़ गई, जब वहाँ पे डिसमिस कर दिया था कि नहीं ऐसा नहीं, हम बिल्कुल भी चीज़ें नहीं छेड़ेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए। एमपी हाई कोर्ट ने वहाँ पे बोल दिया था। तो जो स्टूडेंट्स थे वो जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चले गए। अब जो ओबीसी के स्टूडेंट्स वो सारे थे, तो वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको जो है एक रिलैक्सेशन दिया, वो ये था कि ठीक है भाई एससी एसटी और ये सब है, जो इनको आप जो है 50% इनका एग्रीग्रेड होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि 50% उनका हो गया है, और जो जनरल वाले तो जो है वो तो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, वो तो कहीं जा भी नहीं सकते। जैसा जुडिशरी बोलती है 80% है तो उनको 80% करना ही होगा, देयर इज नो ऑप्शन हो जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए तो वैसे ही है 70% है। लेकिन हाँ, 3 साल की जो प्रैक्टिस है वो सबके लिए है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, भले आप रिजर्व में आते हो भले आप अनरिजर्व में आते हो। तो ये हुआ था। अभी जो है उस चीज़ को चैलेंज किया गया था कि जो 70% ये जो मांग रहे हैं ये कहाँ तक पॉसिबल है। आई मीन 70% का क्या एक ग्राउंड निकलता है कि क्या आप एक स्टूडेंट है, एक कैंडिडेट है जो कि उसकी एलिजिबिलिटी अगर आप 70% से देखोगे तो आपको कितने स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये ग्राउंड्स लेके जो है सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगी थी। उसके बाद में इस पे एसएलपी उसको डिसमिस कर दिया गया, यहाँ पे एसएलपी लगाई, एसएलपी को भी यहाँ पर आज जो है और उसको डिसमिस कर दिया गया है चीफ जस्टिस के एक बेंच ने। अब जो है इस पे आगे क्या हुआ है और इसमें अभी क्या हो रहा है, इस सब पे हम थोड़ी सी यहाँ पे बात कर लेते हैं।
तो चलिए बात कर लेते हैं अब हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा है, कौन से ग्राउंड के आधार पे ये जो याचिका है। देखिए ग्राउंड जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सीधे सीधे खाली ऊपरी तौर पे न्यूज़ देखते रहेंगे, अपडेट्स लेते रहेंगे, तो इसका कोई फायदा है नहीं। हमें पता होना चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का थॉट क्या रहा होगा उस वक्त जब वो ये जजमेंट लिख रहे थे, जब वो मान रहे थे कि नहीं 70% होना चाहिए, नहीं या तो फिर 3 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसके पीछे उनका जो एक थॉट होता है वो क्या था। तो उन्होंने लिखा है कि ये जो चीज़ है 70% जो याचिका लगी थी कि 70% होना चाहिए, उसको डिसमिस कर दिया कि नहीं 70% तो भाई होगा ही होगा, आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एक जो जुडिशरी जो होती है ना, वो एक बेटरमेंट के लिए काम करती है। अगर आप एक बेटर कैंडिडेट है, अगर आप 70% वाले कैंडिडेट हैं, तभी आप यहाँ जुडिशरी के लिए फिट है, अदरवाइज जो है आप जुडिशरी के लिए फिट नहीं है। इसके पीछे का रीजन भी है कि पिछले टाइम पे हमने देखा था कि कई सारे जो सिविल जज बनने के बाद भी प्रोविजन में भी उनको निकाला गया है। इवन आई थिंक एमपी के ही 6 महिला जज थे जिनको कि प्रोविजन में निकाला गया था। अभी हाल फिलहाल उनकी नियुक्ति पे थोड़ी चर्चा हो रही है, वापस से बातचीत हो रही है। वह क्या मैटर है उसको मैं अलग से वीडियो यहाँ पे बना दूंगी, बट ऐसा हुआ था। और इसके अलावा काफ़ी सारी जुडिशरी जो है इस तरह से वर्क कर रही है। यहाँ पे आई थिंक राजस्थान में भी 2 सिविल जज को भी ऐसा हुआ था कि जिनके की कैरेक्टर उनका सही नहीं था, या तो फिर इस रीज़न से भी उनको यहाँ से प्रोबेशन में ही निकाल दिया था। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने ये सब चीज़ें आती है, स्टेट कोर्ट्स की तरफ से आती है कि भाई ऐसा ऐसा होता है। अब यहाँ पर जो क्वालिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए 70% नीड है, ये बता दिया गया है। और 3 साल, या तो 3 साल आपके पास जो प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखिए दिक्कत कहाँ आती है। एज एन प्रोफेशनल एडवोकेट मैं यहाँ बताती हूँ कि नॉर्मली जब आप एडवोकेसी करने जाते हो तो आपको एक चीज़ बोली जाती है कि भाई कम से कम मिनिमम 2 से 3 साल एक एडवोकेट को कहीं भी अपना जो है काम धाम जमाने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। अब या तो फिर आपने 3 साल की प्रैक्टिस में अगर आप आ गए तो आप नॉर्मली आपने कुछ नहीं किया, तो आप क्या वहाँ पे एक 70% के सिमिलर बन गए हो, या तो फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन भी है, या तो फिर आप 3 साल में आपने अपने आप को इतना आपने बोलते हैं ना कि इतना तपाया है यहाँ पे आके कि आपने जो है 3 साल में अच्छे से अपनी एडवोकेसी स्टार्ट कर दी है। आपके पास केसेस आ रहे हैं, आप अच्छे से यहाँ पे गेम खेल रहे हो, इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है। तो क्या अब आप जो है सिविल जज का रास्ता चुनोगे? क्या आपके पास इतना समय रहेगा? आप अपना अच्छा मंथली कर रहे हो, आपके पास अच्छा इनकम आ रहा है, आपने बहुत कुछ यहाँ पे अर्न कर लिया है, तब आपका मूड नहीं रहेगा कि आप सिविल जज के लिए तैयारी करो। और हाँ 3 साल अगर आप प्रैक्टिकल फील्ड में आ जाते हो तो प्रैक्टिकल फील्ड और जो एक होता है ना कि थ्योरेटिकली हम जो पढ़ते हैं उसमें बहुत डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल में आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती है, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, हर एक चीज़ प्रैक्टिकल में रहती है, हर एक एक्ट आपके पास आता है, माइनर होता है, मेजर होता है, सिविल का होता है, सर्विसेज का होता है, और कंज्यूमर का होता है, कमर्शियल कोर्ट के होते हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स के होते हैं, फैमिली कोर्ट्स के होते हैं। तो आप अगर इतने सारे डिफरेंट एरिया में अगर आप वर्क करते हैं तो आप किस तरह से एक टाइम के बाद आप जो है अपने आप को इतना बेटर कर लोगे कि आप जो है 1 साल के अंदर अपना जो है आपने थ्योरेटिकली जो अलग सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाई कर लोगे, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं ना। आप पूरा पूरा साल खुद को देते हो तब भी आप जो है इतना करने में असक्षम हो जाते हो, होता है ना। तो आप किस तरह से ये एलिजिबिलिटी बता सकते हैं कि ऐसा होगा? दोनों ही तरीके से ये चीज़ सही नहीं है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय यहाँ पे जरूर लिखना। अब यहाँ पे जो 70% था जो कि बाद में वर्षा पटेल का एक केस आया था जो कि वर्सेस एमपी स्टेट्स एंड अदर्स का एक केस था, यहाँ पर कि जो SC STs है उनके लिए 50% का एक क्राइटेरिया कर दिया गया था। अब इसमें भी ऐसा इश्यू आ रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो इस चीज़ को क्लैश कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अगर आपके 70% से कम है तब आप जो है एक बेहतर कैंडिडेट ही नहीं है, आप जुडिशरी के लिए बने ही नहीं है। वहीं अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में 50% को भी यहाँ पे अलाउड कर रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट का और जो जजमेंट है और जो रिजर्वेशन के अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनकी जो क्वालिटी मेंटेन करने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ रहा है वह किस तरह से मेंटेन हो। देखिए सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो भी ग्राउंड्स है मैं उसी के आधार पर बोल रही हूँ, यहाँ पे मेरा कोई पर्सनल थॉट नहीं है। बस इतना है कि देखिए 70% है नॉर्मली। अगर आज के डेट में अगर मैं कैंडिडेट होती तो मेरे पास भी इतना क्राइटेरिया नहीं मिलता। हो सकता है मैं एक्सपीरियंस के आधार पे यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकती हूँ, लेकिन 70% के आधार पे नहीं कर सकती। पर क्योंकि मैं एक बोलते हैं ना कि
डेली में हम इसी वर्क को करते हैं, हम अलग से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तब हम ये चीज़ फील कर सकते हैं। लेकिन एक स्टूडेंट है, एक कैंडिडेट है जो कि खुद को सिविल जज के लिए तैयार कर रखा है, काफ़ी टाइम से तैयार कर रहा है, सालों हो गए हैं, अब उसके पास अगर इस तरह के ऑप्शन आते तो वो क्या करे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि अब यहाँ पे और भी कोई स्टेट है जहाँ पर कि इस तरह की है। तो जी बिल्कुल, अगर आप देखिए, अगर आप केरला में जाते हो तो केरला में 3 साल का एक एक्सपीरियंस बताया गया है। और अगर देखिए कहीं ना कहीं क्राइटेरिया बीच में आ ही जाता है, किसी ना किसी के यहाँ पे इशू आता है, इंग्लिश का भी इशू आता है। तो आप हरियाणा जुडिशरी होती है या तो फिर दिल्ली जुडिशरी है, वहाँ पे जो है इंग्लिश, अगर आप अगर इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए वो जुडिशरी होती है, मेनली हिंदी स्टूडेंट्स वहाँ पे कम ही जाना चाहते हैं। दूसरा ये रहता है कि अगर आप गुजरात जुडिशरी को टारगेट कर रहे हैं तो गुजरात जुडिशरी की भी एक अपने आप में एक क्राइटेरिया है कि आपको वहाँ का लैंग्वेज जो है आना चाहिए, लैंग्वेज आना, लिखना, सीखना, पढ़ना, ये सब आना चाहिए। वहाँ पे कंपलसरी है कि आपको जजमेंट्स भी उसमें देने होते हैं। आप इंग्लिश का यूज़ करते हो बट आपको वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पे उसको मान्यता मिली हुई है, तो आपको उसको भी देखना होता है। हाँ, एक जो जुडिशरी है वह है राजस्थान जुडिशरी। पर राजस्थान जुडिशरी कहाँ तक ये चीज़ पॉसिबल है कि आप सारे स्टेट्स जो है, एक एरिया होता है स्टेट्स का। ऑलरेडी राजस्थान स्टेट्स में जब आरजेएस होती है या आरपीएससी होती है वो अलाउड करती है अदर स्टेट को, तो वहाँ पर काफ़ी सारे कैंडिडेट का एक जो होती है संख्या वो आती है। लेकिन यहाँ पर अभी तक ऐसा कोई इशू आया नहीं है कि एक्सपीरियंस मांगा गया है या कुछ भी। इवन दो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की भी नहीं मांगा गया है। आपको सिर्फ जो है एलएलबी की डिग्री हो या तो फिर अगर आप अपीयरेंस वाले भी हो तभी भी आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि मेंस एग्जामिनेशन से पहले आपका जो एलएलबी है उसका जो पास आउट आपका जो रिजल्ट है वो आप जाके हाई कोर्ट में आप सबमिट करवा सकते हो। उसका एक अलग प्रोसेस होता है बस, और कोई भी ऐसा नहीं है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जहाँ पर कि मैंने बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर कर दी है। अपना जो 70% का जो याचिका लगी थी कि आप कैंडिडेट की तरफ से, उसको डिसमिस कर दिया है, उनको नहीं माना है और कहा है इस ग्राउंड के आधार पे कि भाई एक क्वालिटी मेंटेन करने के लिए कैंडिडेट्स का जो जुडिशरी होता है इसमें इम्प्रूवमेंट लाने के लिए यहाँ पर यह डिसीजन लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह जो है अपनी बेंच के साथ ये डिसीजन दिया है। तो ये यहाँ पर ये चीज़ है वह मान्य होगी, रूल्स रेगुलेशंस है वह मान्य होंगे। एमपी जुडिशरी के लिए यह जो चीज़ है कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुई है कि अदर जुडिशरी में भी ऐसा हो सकता है। देखिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो कुछ नहीं बोल सकते, कब कौन सा जुडिशरी कब कौन सा सर्कुलर जारी कर दे, नोटिफिकेशन जारी कर दे, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो एक जजमेंट होता है उसके आधार पे कोई भी जुडिशरी यहाँ पे अब अपनी जो है चीज़ें निकाल सकती है। तो ऐसा है कि भाई जुडिशरी की जो तैयारी कर रहे हैं, जो अभी तक आपका एक आपने सेट कर रखा है ना माइंड की, आपने 50-60% आपने सेट कर रखा है, तो अभी आपको जो है और तैयारी करने की जरूरत है। देखा गया है तो कंपटीशन जो है, जो एलिजिबिलिटी में नहीं आते हैं उनके साथ आपका कम हो गया है। तो कंपटीशन खाली फॉर्म के में आपका कम हुआ कि भाई फॉर्म जो है वो कम फिल हो गए, नॉर्मल बात है। अगर आपके पास योग्यता ही नहीं तो आप फॉर्म कहाँ फिल करोगे, राइट। तो फॉर्म कम फिल होंगे लेकिन आपका जो कंपटीशन है वह कम नहीं होगा। कंपटीशन अगर 70% वाले 2 आ गए ना तो आपको जो है पूरा उस सीट के लिए लड़ना पड़ेगा। तो जुडिशरी अपने आप में बहुत ज़्यादा टफ हो रही है। और देखा जाए तो जुडिशरी में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो अच्छी बात भी है। लेकिन खैर हम इस वक्त अगर बोलते हैं तो मैं इस वक्त कैंडिडेट के साथ में बोलूँगी कि थोड़ा इसमें जो है अगर सुप्रीम कोर्ट अगर विचार करते, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशनल वो पूरा उस हिसाब से वो वर्क करते हैं, इसलिए हम उनको जो भी जजमेंट देते हैं उनको ओबे करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जितने भी स्टेप, हमारे जितने राइट्स हैं उसके आधार पर वहाँ पे SLP लगाए, रिव्यू पिटिशन लगाए, ये सारी चीज़ हम लगा सकते हैं। तो आपके क्या विचार है, अपने विचार जरूर व्यक्त करना। इससे रिगार्डिंग अगर कोई और भी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन या तो फिर कोई अपडेट आती है मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगी। इसके साथ ही जो है अदर जो स्टेट्स है यहाँ पे कुछ APO की वैकेंसीज भी निकली है, उसके बारे में मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। आप जो है वीडियो चैनल के साथ बने रहना। इससे पहले मैंने RJS के रिगार्डिंग भी यहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज़ मैंने पब्लिश किए हैं, आप वहाँ पे जाके भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और भी जो है जुडिशरी की वैकेंसीज आती है वहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ। तो वीडियो में बने रहना। चैनल में पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। टिल देन थैंक यू सो मच।